मौलिक फिल्म्स की प्रस्तुति सप्ताह के मेहमान के साथ मैं अनिल कुमार झा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मौलिक फिल्म्स की कोशिश हमेशा रही है कि कवि और कविता को एक सशक्त मंच दिया जाए। सच है कि कविता अनजाने में तो निश्चित रूप से कवि की लेखनी पर उतरती है, लेकिन हर कवि का यह भी लक्ष्य होता है कि उसकी कविता अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचे, और मौलिक फिल्म्स का यह योगदान का फलाफल तो आप निश्चित करेंगे। आज की श्रृंखला में हम लेकर आ रहे हैं संथाल परगना की उर्वर और रमणीय प्रकृति को सहेजकर बिहार की हवा के साथ संपोषित कवि, जो अपनी लेखनी के माध्यम से आज की नई सोच की अराजकता को समन्वयात्मक समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश अपनी कविताओं में करती है। इसकी लेखनी का, इनकी कविताओं का जो संघर्ष है वह सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि स्त्री अस्मिता की रक्षा के लिए खड़ग उठाया जाए, बल्कि स्त्री को स्त्री मानकर उस पर विमर्श करने की परंपरा की पक्षपोषी है आज की कवयित्री सोनम झा। इन्होंने जब दादू गोद लेने की कल्पना की तो उसके पीछे का उद्देश्य यह नहीं था कि एक निरी कल्पना अनावश्यक रूप से समाज के सामने प्रस्तुत की जाए, बल्कि उसके पीछे की धारणा थी कि आज के इस विकट परिस्थिति को जी रहे समाज में जहां सबसे ज्यादा उपेक्षित अगर कोई है तो वह है बच्चा और बूढ़ा। दोनों के प्रति अपनी संवेदनाओं को इनकी कविता में जगह मिली है। एक बच्चा दादू गोद लेना चाहता है। उसी तरह जब ये स्त्री विमर्श की चर्चा करती हैं तो खड़ग नहीं उठाती, जैसे कि मैं पहले कह चुका, कलम उठाती है और उस पीड़ा के साथ अपने आप को एकाकार करने के बाद इनकी पंक्तियां आती हैं। इसीलिए इनकी संवेदना में अगर तरलता और सरलता है तो संबंध की एक उष्मा भी है। तरल उष्मा के साथ अपनी कविता लिखने वाली कवयित्री, जो अपने प्रयास और अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं, आज उम्मीद है कि इनकी कविताएं आपको भी अच्छी लगेंगी। तो अब आपके सामने आ रही हैं अपनी कविताओं के साथ श्रीमती सोनम झा। मौलिक फिल्म्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए और दर्शकों को अपनी विचार प्रधान, समय सापेक्ष और भावप्रवण कविता से परिचित कराएं। वैसे आज आप कौन सी कविता पढ़ने जा रही हैं? प्रणाम सर, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आज स्त्री विमर्श की कविता कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ घटना हुई, मैं उस संदर्भ में अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ। हाँ, यहाँ यह एक उल्लेखनीय है, श्रोता भी महसूस करेंगे कि स्त्री विमर्श के नाम पर जिस तरह संवेदना को मंच से परोसा जा रहा है और दर्पण के मोह में घिरा यह पूरा बात जिस तरह अपना पथ बदलता रहा है, ठीक उसके विपरीत अलग और संवेदनात्मक कविता सोनम जी पढ़ने जा रही हैं। तो प्रस्तुत करें आप अपनी कविता। मेरी आज की कविता देवी पूजन की तैयारी करो, कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ घटना हुई थी उस संदर्भ में है। गुलाबी साड़ी में गुलाबी सपने लिख रही हो क्या?
नहीं तो। काजल बिंदिया झुमके लिख रही हो क्या? नहीं तो। लिख रही हूँ चीखती चिल्लाती हुई एक आवाज जो उस रात उसने मुझे जोर से लगाई होगी। लिख रही हूँ उसके सपनों से बहते ताजे लहू जो मेरी डायरी के पन्नों पर बिखरे हुए हैं। लिख रही हूँ मेडिकल की उसकी सारी किताबें, उसके माता पिता के गोल्ड मेडल के सपने सब छटपटा रहे होंगे। लिख रही हूँ पशुता बर्बरता वासना जो देह नोचने के बाद भी शांत नहीं होती, फिर उसकी आंखों को नोचकर उसके अंगों को खकोर कर अट्टहास कर रहा है और मुझे मौन रहने की नेक सलाह दे रहा है। देखो देखो मैं ओढ़ी हुई हूँ बेचैन मुस्कुराहट। देखो मैं ओढ़ी हुई हूँ बेचैन मुस्कुराहट। आधी आबादी सुरक्षित है आधी रात में, आधी आबादी सुरक्षित है आधी रात में। तुम्हें क्या, तुम जाओ देवी पूजन की तैयारी करो, तुम जाओ देवी पूजन की तैयारी करो। वाह, निश्चित रूप से कविता में जो संवेदना है, मुझे लग रहा है कि वह श्रोताओं तक पहुंची होगी सोनम जी की संवेदना। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्त्री विमर्श की शुरुआत ही होनी चाहिए स्त्री को स्त्री मानकर। और इसी कड़ी में इनकी अगली कविता है जिसमें स्त्री के गढ़न, परिपोषण, स्त्री निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा हुई है। क्योंकि सिर्फ एक देह नहीं होती स्त्री, स्त्री उससे आगे भी कुछ है। नारी सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं है, वह सिर्फ एक इकाई नहीं है, बल्कि उसका अस्तित्व उससे ज्यादा है। और इसी भाव के साथ अपनी अगली कविता लेकर प्रस्तुत हो रही हैं सोनम जी। तो सोनम जी, श्रोताओं को सुनाएं आप अपनी अगली कविता। कविता का शीर्षक है स्त्री स्त्री को गले लगाती है। एक स्त्री जब दूसरी स्त्री को गले लगाती है तो वह सींचती है स्वयं को ही। तैयार नहीं करती सिर्फ देहधारी स्त्रियों की श्रृंखला, बल्कि वह तैयार करती है चेतना से भरी हुई सशक्त स्त्रियां। कुछ ऐसे वह बचाती है, कुछ ऐसे स्वप्निल भ्रूण को जो जीवंत होकर जन्म लेंगे। वह उन्हें आत्मीयता का आंचल ओढ़ाकर शौर्य और समर्पण का दुग्धपान कराती है। साथ ही पोषित करती है कुपोषित स्वप्नों को भी। वह आत्मविश्वास का ऑक्सीजन छिड़क कर सजीव करती है निर्जीव स्त्रियों को भी। वह जीवन पथ के कांटों से डरना नहीं, बल्कि उससे भिड़ना सिखलाती है। जब वह कलम पकड़ती है तो महादेवी, सुभद्रा, महाश्वेता बन जाती है। वह भागती है घर से, तोड़ती है बेड़ियां स्त्री बिरादरी के लिए, तो वह पीटी उषा बन जाती है। वह उठाती है वजन तो मलेश्वरी बन जाती है। वह लड़ती है कुश्ती तो फोगाट बन जाती है। घनघोर अंधेरों में अंधविश्वासों के बीच शिक्षा रूपी दिए को जलाकर वह फूले बन जाती है। जब एक स्त्री दूसरी स्त्री को गले लगाती है तो वह अपना स्त्रैण गुण विकसित करती है और अपना स्त्री धर्म निभाती है और अपना पड़ता है स्त्री धर्म कि कवियत्री की साधना उसे एक ऐसे दृष्टि संपन्न बना रही है जो आगे चलकर अपना एक अलग मुकाम सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है। पुनः एक बार और सुने, कौन सी कविता सुना रही हैं आप? तुम पुरुष हो पाषाण नहीं। हाँ, जो पहले भी कहा कि दर्पण का मोह नहीं है, दिखावे का कहीं कोई आडंबर नहीं है। कलम चली
तो संतुलित चले। अगर स्त्री के लिए इनकी संवेदना है तो पुरुष के प्रति भी एक आदर भाव इनकी कविता में देखने को मिलता है, जो इनकी कविता और कवि कर्म को संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बनाने की कोशिश करती है। तो अपनी कविता के साथ ये आ रही है पुनः, तुम पुरुष हो पाषाण नहीं। पाषाण नहीं। मैं स्त्री विमर्श के नाम पर उस धारणा को तोड़ना चाहती हूँ जो सिर्फ विपरीत लिंगी का विरोध करता है। स्त्री और पुरुष दोनों को साथ साथ चलना होगा। तो यह कविता मेरे जीवन साथी को समर्पित। तुम पुरुष हो पाषाण नहीं, गुनगुनी धूप भेज रही हूँ तुम्हें चाय की प्याली में। गुनगुनी धूप भेज रही हूँ तुम्हें चाय की प्याली में। और प्यारी सी एक कविता, आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठो, रखो मेरे कांधे पर अपना सर, रखो मेरे कांधे पर अपना सर, ठहरो मैं तुम्हें अपनी आँखों और जुल्फों में नहीं उलझाऊंगी, ठहरो मैं तुम्हें अपनी आँखों और जुल्फों में नहीं उलझाऊंगी। करो मुझसे वो अनकही बातें जो तुम अपनी माँ से करना चाहते थे, करो मुझसे वो अनकही बातें जो तुम अपनी माँ से करना चाहते थे। जियो मेरे साथ खूबसूरत पल जो तुमने अपने पिता के साथ बिताए थे। तुम करो अपने नदी नाले खेत खलिहानों की बातें, तुम करो अपने नदी नाले और खेत खलिहानों की बातें, मैं सब सुनूंगी। तुम करो अपने शहर गलियों और कॉलेज की बातें जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं। तुम छेड़ो यार दोस्तों के साथ छेड़े गए तराने, कुछ मखमली बातें, कुछ खुरदरी बातें। इन सब में भर आए तुम्हारी आंखें तो मत छिपाओ, मत छिपाओ, कुछ देर के लिए ही सही रख दो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ। लाओ मैं निकाल दूं वो जिम्मेदारियां जो तुम्हारे शर्ट के फोल्ड में चिपक कर आ जाती हैं ऑफिस से। हाँ तुम यह सब कर सकते हो, हाँ तुम यह सब कर सकते हो क्योंकि तुम पुरुष हो पाषाण नहीं, क्योंकि तुम पुरुष हो पाषाण नहीं। वाह, बहुत अच्छी कविता। और निश्चित रूप से आज के इस पारंपरिक परिवेश में, जबकि स्त्री विमर्श के नाम पे मूल रूप से पुरुष के विद्रोह में कविताएं लिखी जा रही हूँ, ऐसे समय में सट की सिलवटों के साथ समस्या का चिपक कर आना और उस समस्या के प्रति संवेदनशील होकर उसे हटाने की कोशिश करना, एक स्त्री मन ही ऐसा सोच सकती है। और निश्चित रूप से ये एक अच्छी कविता अच्छी सोच के साथ है। और अब मैं श्रोताओं के लिए सोनम जी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपनी वो कोमल भाव की कविता मैं दादू गोद लेना चाहता हूँ। मैं एक दादू गोद लेना चाहता हूँ। माँ, मैं एक दादू गोद लेना चाहता हूँ। मैंने देखा है कई सारे दादुओं को सुबह की सैर पर जाते हुए चॉकलेट, आइसक्रीम, जलेबी अपने पोते पोतियों को खिलाते हुए, कम नंबर आने पर माँ की डांट से बचाते हुए और फिर खुद ही गोद में लेकर पढ़ाते हुए। सुना है यह दादू बड़े अनोखे होते हैं, पापा भी इनसे डरते हैं। सामने पड़ा हो चश्मा फिर भी ढूंढने के लिए बच्चों को आवाज लगाते हैं। पर सब बच्चों के पास दादू नहीं होते। बच्चे मेरी भी तरह होते हैं जिनके दादू तारों के बीच टिमटिमाते हैं। वापस ना आने की शर्त पर लोग वहां जाते हैं। माँ कहती है मेरे दादू अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे, लोग उनका करते सम्मान थे। बड़े पापा और बड़ी बुआ को लेटे लेटे ही सब पढ़ा दिया करते थे, बंद आंखों से ही सब समझा दिया करते थे। इस जन्मदिन में माँ तुमसे यही उपहार चाहता हूँ, वृद्धा आश्रम से घर अपने दादू लाना चाहता हूँ, वृद्धा आश्रम से घर अपने दादू लाना चाहता हूँ। मैं अपनी ही तरह सारे बच्चों को दादू देना चाहता हूँ। माँ, मैं उनका चश्मा,
उनकी डायबिटीज की दवाइयाँ, उनकी बीपी की गोली, सबका ध्यान रखूंगा माँ। मैं दादू गोद लेना चाहता हूँ, मैं एक दादू गोद लेना चाहता हूँ। को इस तरह सामने वाले के सामने प्रस्तुत करना, अपनी व्यष्टि को समष्टि के साथ मिलाने की यह जो प्रक्रिया है, यही आकर कविता बनती है। और यह कविता निश्चित रूप से एक नई सोच के साथ सोनम जी ने लिखी है। इसके लिए सोनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि श्रोता भी इसका आनंद पूरा आनंद लेंगे। आज की श्रृंखला में आपने संवेदनशील, युवा और अपनी कोशिशों से समाज को एक नई दृष्टि, एक नई चेतना देने की कोशिश करती कवियत्री श्रीमती सोनम झा की कविताओं का पाठ सुना। आशा है कि आपको इनकी कविताएं पसंद आई होंगी। आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं और मुझ अनिल कुमार झा को आदेश दें कि अगले सप्ताह एक नए मेहमान के साथ इस श्रृंखला में एक नए कवि के साथ पुनः उपस्थित हूँ। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। प्रणाम।